Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। हम इस चैप्टर की एंडिंग की तरफ जा रहे हैं और एंडिंग में हमने कुछ क्वेश्चंस को इससे पहले पिछले लेक्चर में भी सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस किस अंदाज में पूछे जाते हैं और आपने उनको सॉल्व करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है जी आज का, गिवन दैट सिग्मा एफ इज इक्वल टू 76, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 572, सिग्मा वाई स्क्वायर is equals to 4848, sigma f y cube is equals to 44240 and sigma y4 is equals to 42580. फाइंड क्या करना है इसमें? टेस्ट द सिमेट्री एंड कर्टोसिस। देखिए अभी तक हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किया है, स्टडी किया है और ये देखा है कि स्टेटमेंट्स को किस तरह आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिफरेंट होती चली जाएंगी। यहां पर हमने कोशिश ये की है, पिछले लेक्चर में भी ये कोशिश की थी कि आपको हर तरह का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया जाए और आपके लिए हर तरह की स्टेटमेंट को फेमिलराइज किया जाए ताकि आप इजीली जब क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करें तो आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में किसी हद तक कोई प्रॉब्लम भी ना देखनी पड़े। अच्छा जी, अब आप देखिए कि आपको फाइंड क्या करना है। सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं। हमने सिमेट्री फाइंड करनी है और कर्टोसिस फाइंड करना है। ठीक होगी बात। अब सिमेट्री और कर्टोसिस को फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली वेरी क्लियरली आपको ये माइंड के अंदर रखना है कि आपको सिमेट्री के लिए फर्स्ट मोमेंट रेशो और कर्टोसिस के लिए सेकंड मोमेंट रेशो को कैलकुलेट करना है। यहां से एक बात जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी वो इस तरह आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है। अब आपको गिवन क्या है? देखिए गिवन है आपको सिग्मा एफ वाई। यहां एक और चीज अंडरस्टैंड करते चले जाएं, इससे पहले हम एक्स वेरिएबल को यूज कर रहे थे, तो यहां ये एग्जांपल पुट अप करने का मकसद भी यही है कि आपके माइंड में हो कि ये जरूरी नहीं है कि एक्स ही हमेशा इस्तेमाल हो। वेरिएबल जो है वो वाई भी इस्तेमाल हो सकता है या कोई और वेरिएबल भी यूज किया जा सकता है। सो एफ वाई हो या एफ एक्स हो, नो प्रॉब्लम, ये दोनों ही एक ही जैसे होंगे। अच्छा जी, आगे चलें और देखें कि आपको ये वैल्यूज जब मेंशन्ड है, सिग्मा एफ वाई स्क्वायर, सिग्मा एफ वाई क्यूब, सिग्मा एफ वाई 4, तो अब इन वैल्यूज का लिंक कहां बनता है? क्योंकि यहां से किसी तौर पर भी ये आइडिया नहीं दिया जा सका अभी तक कि आपने किस तरह सिमेट्री और कर्टोसिस को फाइंड करना है। ठीक है, अब सिमेट्री और कर्टोसिस को फाइंड करने के लिए आपने B1 और B2 कैलकुलेट करना है। ये तो अंडरस्टूड बात यहां से फाइनलाइज हो गई है, लेकिन क्या आप इन इंफॉर्मेशन को यूज करने के बाद ये आइडिया लगा सके हैं कि आपको फॉर्मूला एक्चुअली कौन सा यूज करना है कि आप B1 और B2 को फाइंड कर सकें? देखिए ये मैं साइड पर लिख रहा हूं कि अगर आपने B1 स्क्वायर रूट और B2 फाइंड करना है, ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स हैं आपके, तो फिर आपको क्या करना है? इसका मतलब है यू मस्ट हैव M2, M3 एंड M4। ये आपके पास 3 मोमेंट्स अबाउट मीन होने चाहिए। अब अगर 3 मोमेंट्स अबाउट मीन है तो उसी हिसाब से आपका गिवन डेटा भी होना चाहिए। लेकिन डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेटा ये कह रहा है कि सिग्मा एफ की वैल्यू सिग्मा एफ वाई स्क्वायर, सिग्मा एफ वाई क्यूब एंड सो ऑन। ये लुक आपने कहां देखी थी? दिस इज द मेन स्ट्रीम ऑफ योर इंफॉर्मेशन कि आपको यहां से जजमेंट करते हुए आगे की तरफ जाना है और अपने लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज में से बहुत से फॉर्मूलाज आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं और आपने उन फॉर्मूलाज में से एक फॉर्मूला निकालना है ताकि आप यहां तक पहुंच सकें। सो अगर आप थोड़ा सा बैक पर जाएं तो हमने मूवमेंट्स अबाउट जीरो पढ़े थे। उसका फॉर्मूला क्या था? इफ यू रिमेंबर, M1 बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ वाई ओवर सिग्मा एफ। तो गौर कीजिए आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, इसी तरह M2 बार सिग्मा वाई स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ
m3 bar is equals to sigma fy cube divided by sigma f, और m4 bar is equals to sigma y4 divided by sigma f. फॉर्मूला लिस्ट कंप्लीट हो गई इनिशियल, और अब आपने क्या करना है, वैल्यूज को यहां से उठाना है, सब्स्टिट्यूट करना है और अपनी पर्टिकुलर कैलकुलेशंस की तरफ मूव करना है. तो देखिए सबसे पहले सिग्मा एफ वाई दैट इज 572 डिवाइडेड बाय 76. उसके बाद नेक्स्ट है जी सिग्मा वाई स्क्वायर 4848 डिवाइडेड बाय 76, देन 44240 divided by 76 and 42580 divided by 76 आपकी ये नेक्स्ट कैलकुलेशन होगी. अब कैलकुलेटर्स आप लोग भी निकालें, मैं भी कैलकुलेटर यूज करता हूं और हम आंसर्स को वेरीफाई भी करेंगे. 572 डिवाइडेड बाय 76, तो आंसर क्या है जी आपका 7.53. उसके बाद 4848 divided by 76, it is 63.79. Now 44240 divided by 76, 582.11, and 42580 divided by 76, it is 560.26. इस तरह आपने M1 बार, M2 बार, M3 बार और M4 बार के आंसर्स को कैलकुलेट कर लिया. अब अगला प्रोसीजर आपको पता है कि आपने इन सब वैल्यूज को इनके रिलेशनशिप में पुट अप करना है, जहां से M2, M3 और M4 कैलकुलेट करना है. सो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपनी कैलकुलेशंस को देखते हैं जी. अब देखिए M1 ये मैंने यहां पर इसलिए लिखा ताकि आपको थोड़ी सी फेमिलियरिटी हो, अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो कि किस तरह आपने अपने क्वेश्चन को एक्चुअली उसकी बेस लाइन के ऊपर ही रखना है. देखिए ये यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा मिड से, वो फॉर्मूला जब आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें M2 रिक्वायर्ड है, M1 रिक्वायर्ड नहीं है. सो M2 से स्टार्ट करेंगे, M2 बार माइनस M1 बार स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू को देखते हैं. तो M2 बार का आंसर है 63.79 माइनस M1 बार वो है जी 7.53 स्क्वायर. तो कैलकुलेटर पर देखिए इसको सॉल्व करें. 63.79 माइनस 7.53 स्क्वायर, तो आंसर आपके पास होगा इसका 7.09. फर्स्ट आंसर M2, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन. अब थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन के लिए M3 बार हमें चाहिए 582.11 माइनस 3 टाइम्स M2 बार, it is 63.79, M1 bar 7.53 plus 2 times 7.53 raised to power 3. This is M1 bar. अब आप इसको सॉल्व करेंगे, बेशक एक सीक्वेंस में भी इसको सॉल्व किया जा सकता है. 582.11 माइनस 3 टाइम्स 63.79 multiply by 7.53 plus 2 times 7.53 raised to power 3. तो देखिए आपके पास आंसर जो एग्जिस्ट करेगा -4.99. ठीक है जी. अब M4 की तरफ चलते हैं. M4 बार की वैल्यू है 560.26 minus 4 times M3 is 582.11 into M1
is 7.53 plus 6 times m2 bar is 63.79 times m1 bar square 7.53 स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब ये पोर्शन रह गया, इसलिए इसको मैं यहां से मेंशन कर रहा हूं 3 मल्टीप्लाई बाय m1 की पावर 4, तो 7.53 रेज टू पावर 4। इसको भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 560.26 माइनस 4 टाइम्स 582.11 मल्टीप्लाई बाय 7.53 प्लस 6 टाइम्स 63.79 एंड टाइम्स 7.53 रेज टू पावर 2। जैसे जैसे यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है वैसे वैसे आप कैलकुलेटर पर इसको टाइप करते चले जाएं, तो आप इजीली एंड आंसर की तरफ मूव कर जाएंगे। सिर्फ आपने जो ख्याल रखना है वो साइंस का है, ठीक है। और पावर्स माइनस 3 टाइम्स 7.53 रेज टू पावर 4, तो देखिए जो M4 का आंसर आपके पास आया है वो है जी -4916.17। स्टूडेंट्स, हमने M2 सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, M3 थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन और M4 फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। अब हम अपनी फाइनल कैलकुलेशंस की तरफ चलेंगे जो कि क्वेश्चन के अंदर कहा गया था, और वो था सिमेट्री एंड कर्टोसिस। ठीक है जी, आगे बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। अब आप देखिए, हमने कैलकुलेट करना है सिमेट्री के लिए। फॉर सिमेट्री हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b1 स्क्वायर रूट एंड दैट इज m3 ओवर m2 क्यूब स्क्वायर रूट। ठीक है, अब वैल्यूज पुट अप करेंगे। m3 की वैल्यू है हमारे पास -4.99 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m2। m2 हमने कैलकुलेट किया 7.09, इसका आपने क्यूब लेना है। ठीक है, उसके बाद फॉर कर्टोसिस हम कैलकुलेट करेंगे b2 दैट इज m4 डिवाइडेड बाय m2 स्क्वायर। अब देखिए m4 की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी, -4916.17 डिवाइडेड बाय m2 स्क्वायर। m2 इज 7.09 और उसका आपने स्क्वायर ले लेना। अब आप देखिए कैलकुलेटर पर इसको परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले यहां से देखें, अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है कि या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इकट्ठा सॉल्व कर लें, नहीं तो अलग अलग कर लें। तो देखिए मैं पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूं। डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ 7.09 और उसकी पावर है जी 3, तो आंसर आपके पास आएगा 18.88। अब आप अगर इसको डिनोमिनेटर में रखें और न्यूमरेटर के हवाले से फाइनल इसकी कैलकुलेशंस करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -0.26। तो यहां पे क्या आंसर आएगा, एज b1 इज लेस देन 0। देखिए नेगेटिव साइन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो नेगेटिव साइन की वजह से हमने लिखा कि ये लेस देन 0 है। तो आप क्या कह सकते हो, सो डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। ये इसका एक पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब कर्टोसिस के हवाले से इसकी कैलकुलेशन को देखेंगे। डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लें पहले
और फिर उसको न्यूमरेटर के कॉन्टेक्स्ट में चेक करेंगे। 7.09 इसका स्क्वायर है आपका, और फिर आप इसको 4916.17 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -97.80। अब जरा गौर कीजिए कि यहां से हमें पता चला कि नेगेटिवली स्क्यूड है, तो B2 का कंपैरिजन किससे होता था? 3 से। अब क्या ये 3 से ज्यादा है, क्या 3 से कम है, या 3 के इक्वल है? 3 के इक्वल तो नहीं है, ये तो क्लियर होगी बात। और 3 से ज्यादा उस सूरत में होता अगर ये पॉजिटिव साइन होता, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, सो हम ये कह सकते हैं एज B2 इज लेस देन 3। तो जब लेस देन 3 होती है तो फिर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है? सो डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिकर्टिक। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह हमने सिमेट्री और कर्टोसिस को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स याद रखने हैं, ठीक है जी। ये कौन से दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं कि अगर आपको मोमेंट्स दिए हुए हो और आपने मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो किस तरह फाइंड करेंगे। तो मीन के लिए हमारे पास एक मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन होना चाहिए और वो अज्यूम्ड वैल्यू या वो आर्बिट्रेरी वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास मीन निकल आएगा, नंबर 1। और नंबर 2, वेरिएंस जो है वो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन के इक्वल होता है। सो इसका मतलब है कि इस रिलेशनशिप के थ्रू आप मीन और वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपनी अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या फाइंड करने की कोशिश की जा रही है। फाइंड β1 β2 एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, द न्यू थिंग। ये जरा देखिए गौर से, क्या है? β1 कैलकुलेट करना है, β2 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जरा देखिए β1 कैसे होगा। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि β1 को एस्टिमेट करने के लिए हम b1 के रूट को यूज करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है? m3 डिवाइडेड बाय m2 क्यूब का स्क्वायर रूट। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब β2 के लिए हम फाइंड करते हैं, यूज करते हैं b2 को, और वो क्या है जी? m4 डिवाइडेड बाय m2 स्क्वायर। अब आप गौर कीजिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो मूवमेंट्स अबाउट मीन के गिर्द घूम रहा है। इसका मतलब है सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन आपको चाहिए, आपको थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन चाहिए, आपको फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन चाहिए, ठीक है। और द थर्ड वन वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी C डॉट V, और उसका फॉर्मूला क्या है? S ओवर x बार मल्टीप्लाई बाय 100%। ये वही फॉर्मूला है जो इस चैप्टर के स्टार्ट में आपने वेरिएंस के बाद पढ़ा था, ठीक है, कि जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और x बार की रेशियोज फाइंड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ताकि आपके पास परसेंटेज आ सके, ठीक है। अब आप देखिए कि b1 b2 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये उसकी फॉर्मूला लिस्ट कंप्लीट हो गई। अब मूवमेंट्स कैसे आएंगे? क्योंकि s और x बार के लिए तो हमने ये दो रिलेशनशिप्स देख ली हैं। जरा एक दफा फिर देखें इसको कि मीन अगर कैलकुलेट करना है जिसको हमने x बार कहा है तो वो कैसे फाइंड होगा? a प्लस m1 बार, और वेरिएंस जहां से हम आगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे दैट इज m2, ठीक है। सो इसका मतलब है ये तो यहां से क्लियर। अब और क्या करना आपने? आपको चाहिए क्या? m2 m3 और m4। अब जरा अगले पार्ट की तरफ चलें क्वेश्चन के। गिवन द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट y इज इक्वल टू 20। ये देखिए जी, इसको मैंने इसलिए बार बार हाईलाइट कर रहा हूं कि अबाउट y इज इक्वल टू 20 का मतलब है कि आपको एक ही वैल्यू गिवन है 20 और फिर आगे उसने 4 मूवमेंट्स दे दिए। सो अगर ये 4 मूवमेंट्स आपको दे दिए गए हैं और एक ही वैल्यू दे दी गई है, इसका मतलब है कि दीज आर मूवमेंट्स ऑफ आर्बिट्रेरी ओरिजिन
20, M1 बार, M2 बार, M3 बार और M4 बार की वैल्यूज आपको गिवन है अगेंस्ट A यानी 20 के अगेंस्ट। तो सब आप क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज को यूज करके मोमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करेंगे और फिर वहां से अपनी फाइंडिंग्स यानी B1 और B2 की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इन कैलकुलेशंस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन से हम ये जज कर सकते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास 20 है, M1 बार की वैल्यू -2 है, M2 बार की वैल्यू 15 है, M3 बार की वैल्यू -25 है और M4 बार की वैल्यू 80 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक हो गया। अब हमने इन सारी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है और अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीडिंग्स करते हुए कंप्लीट करना है। देखिए कि सबसे पहले हम इजी पार्ट को देख लेते हैं जो कि है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसके लिए हमें क्या चाहिए, x बार, और उसका फॉर्मूला है a प्लस m1 बार। तो a की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 20, m1 बार की वैल्यू भी गिवन है दैट इज -2। तो इस तरह आपके पास x बार का आंसर आ गया 18। क्लियर होगी बात? ओके, उसके बाद देखिए हमें यह पता है s स्क्वायर यानी जो वेरिएंस है वो m2 के इक्वल है। तो m2 को आप यहां फाइंड कर लें, m2 बार माइनस m1 बार स्क्वायर। तो m2 बार इज 15 माइनस m1 बार इज -2 स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 11। कैसे, ये 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और 15 माइनस 4 इज 11। हेंस आप ये कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू s ओवर x बार मल्टीप्लाई बाय 100%। तो देखिए जरा s की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट आपने लेना है 11 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय x बार इज 18 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो फाइनली देखिए क्या आता है आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 18.43%, 18.43% जो है वो आपका क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। क्लियर होगी बात? क्या किया आपने, x बार का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स कि आर्बिट्रेरी वैल्यू और फर्स्ट मूवमेंट अबाउट दैट आर्बिट्रेरी वैल्यू, दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास x बार यानी मीन आ जाएगा। वेरिएंस आपको पता है सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन के इक्वल होता है, तो इसलिए आप s स्क्वायर को m2 के इक्वल रख सकते हैं और वहां से आपने s स्क्वायर की वैल्यू 11 कैलकुलेट कर ली। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लगाकर s की जगह पर s की वैल्यू और मीन यानी x बार की वैल्यू को पुट अप करेंगे, इस तरह फाइनली आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि समटाइम्स ये जो पोर्शन आपको यहां पर मैंने सॉल्व करके दिखाया, इतना पोर्शन आपको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। सो आपने इसको माइंड के अंदर रखना है कि जरूरी नहीं है कि जो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सारे के सारे एज इट इज ऐसे ही आएंगे, तो कुछ पार्ट को भी वो डिस्कस कर सकते हैं। सो आपको ये याद रखना है कि ये जो पोर्शन है ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियसली फिर आपके पास ये इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी M3 और M4 की, ठीक है, और क्योंकि आपको M1 और M2 में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं और अपनी फाइंडिंग्स को कंप्लीट करते हैं। M2 रिक्वायर्ड है, वो हम ऑलरेडी पीछे फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 11। ठीक है जी, अब M3 बार की वैल्यू हमें चाहिए, वो है -25 -3 टाइम्स M2 बार इज 15 और M1 बार इज 2 प्लस 2 टाइम्स M1 बार इज -2 रेज टू पावर 3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे
तो देखिए -25, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों आपस में मिलकर इसको प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय -25 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर उसके बाद प्लस दिस वन 2 मल्टीप्लाई बाय, अब गौर कीजिए कि जब -2 की पावर 3 लेंगे तो ये माइनस होगा और माइनस प्लस माइनस हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो वो माइनस करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3। इस तरह आपका फाइनल आंसर आएगा 49। ठीक है जी। M4 की बारी। अब M4 बार क्या है आपके पास 80, -4 टाइम्स M3 बार इज -25, M1 बार इज -2 प्लस 6 टाइम्स M2 बार इज 15, M1 बार इज -2 रेज टू पावर 2 -3 टाइम्स -2 रेज टू पावर 4। अब इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। साइंस को जरा इमेजिन कर लें। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब है यहां पर माइनस ही रहेगा। यहां पे देखें -2 रेज टू पावर 2 प्लस, और फिर ये भी प्लस, तो ये भी प्लस, करेक्ट है। यहां पर देखिए -2 रेज टू पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब ये साइंस एज इट इज यहां पर यूज होंगे। तो देखिए 80 -4 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 4। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया M4 का 192। अब अपनी फाइंडिंग्स को एंड करेंगे। बीटा 1 के लिए हम B1 स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं और उसका फॉर्मूला है M3 डिवाइडेड बाय M2 क्यूब का स्क्वायर रूट। तो देखिए M3 की वैल्यू क्या हमारे पास 49 और M2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 11, तो 11 का क्यूब करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इस तरह आपके पास क्या आंसर आएगा 11 रेज टू पावर 3 और उसका स्क्वायर रूट लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 49 से। देखिए आपके पास आंसर है जी 1.34। अब यहां उसने ये नहीं कहा कि व्हाट वुड यू से अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए हम यहां पर आगे कोई भी चीज मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि उसने सिंपल ये कहा है फाइंड B1 और B2। ठीक है, तो इसलिए आगे इसकी मजीद कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। B2 का फॉर्मूला है M4 डिवाइडेड बाय M2 स्क्वायर। तो M4 देखिए क्या है जी, M4 इज 192 डिवाइडेड बाय M2 इज 11 स्क्वायर। तो इसका आंसर देख लीजिए 192 डिवाइडेड बाय 11 स्क्वायर, तो आपका आंसर है 1.59। क्लियर हो की बात। इस क्वेश्चन से आपने एक चीज मालूम की कि एक क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल से भी पूछा जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि सिमेट्री एंड स्क्यूनेस का ही वर्ड यूज किया जाए, वो सिंपल B1 और B2 भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। और इसी तरह और इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स बनाकर छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें ताकि आप इनको स्ट्रेंथन कर सकें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।